मुझे बताएं खान साहब को क्यों छोड़ा? हमने हर किस्म की दुश्मनी मोल ली, अपनी रियासत और धरती माँ की दुश्मनी तो नहीं मोल ले सकते ना। मैंने वहीं से तय कर लिया था कि मैं कल प्रेस एक कॉन्फ्रेंस के महीने की बहाने छुट्टी पे जा रहा हूँ। कमेटी बनाई है खान साहब ने, 7 रुकनी। और भाई कमेटी बनाओ कि बानी तहरीक इंसाफ किस तरह बाहर आएगा। हमें जो आज हम बचे हुए हैं हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। केड़ा उन्होंने चोली च बैठा है, केड़ा उन्होंने चरना च बैठा है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सानू हैगा ना, सानू तो दसो। फैयाजुल हसन चौहान पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जाके जनाब डंके की चोट पे जाओ पाकिस्तान की खातिर उस गैंडा स्वामी के खिलाफ भी बात करता था। क्या आप उस जगह पर गए हैं जहाँ पर अभी उन्हें रखा हुआ है? पीटीआई के फॉलोअर्स कहते हैं कि काल कोठरी में बंद किया हुआ है, ये सब झूठ है। मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी वाला मॉल बनाया हुआ था। खान साहब मिलना चाहते हैं इस वक्त आसिम मुनीर साहब से? दमादम मस्त कलंदर, लगे दम मिटे गम, तरारम पम पम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद मनीज़ मोइन। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ फयाजुल हसन चौहान, जो अहम हुकूमती अहदों पर जिम्मेदारियां आपसे पहले भी अंजाम दे चुके हैं। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो IPP के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके तर्जुमान हैं। तो बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, वैसे ही हूँ। वैसे तो नहीं है, क्योंकि अब आप उस तरह ना गरजते हैं ना बरसते हैं, ना आपके वो मुहावरे हमें टीवी पर दोबारा सुनने को मिलते हैं। कहाँ गायब हैं? नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ। मैं गरज रहा हूँ और बरस रहा हूँ तो आपने मुझसे रब्ता किया है ना और मुझे बुलाया। अगर मैं गरज और बरस रहा ना होता तो आपने मेरी तरफ नजर करम नहीं करनी थी, है ना। सर ऐसा नहीं है, मैं वो सारे सवाल जमा किए बैठी हूँ, मैंने आपसे वो सब पूछने हैं। लेकिन मुझे बताएं, जितने आप एक्टिव, इससे पहले मैंने आपको देखा, अब मुझे आप उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। नहीं नहीं, एक्टिव है। अब देखो वक्त के साथ साथ होता है ना। अब IPP उस अंदाज से जो है ना वो क्या कहते हैं, रिज़ल्ट की सूरत में एक पार्लिमानी पार्टी की सूरत में उभर के सामने नहीं आई तो मीडिया के अंदर जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन कम होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज सोशल मीडिया पे तो फुल फ्लैज जनाब दमादम मस्त कलंदर, लगे दम मिटे गम, तरारम पम पम जारी है। माजी की कुछ बातें करेंगे आपसे। मुझे बताएं खान साहब को क्यों छोड़ा? खान साहब को क्यों छोड़ा? खान साहब ना हमें समझाया करते थे, हमें बतलाया करते थे कि भाईजान। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया लगता है। नहीं, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या हमें समझाया और बतलाया करते थे। आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क में आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं। हमें ये बतलाया गया, हमें समझाया गया 17 साल। हमने ये सुना, हमने इसको हजम किया, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने इसको अपने सर पे सवार किया, हमने इसको अपने दिमागों में बैठाया, हमने इसको अपने दिलों में सजाया, हमने इसको अपनी पलकों पे सजाया। जब इन्होंने उसका बिल्कुल उल्टन लेके उन्हीं यहूदी ताकतों और इजराइल के और मुल्क दुश्मन ताकतों को इंडियन रा के एजेंडे पे पाक फौज के खिलाफ ही, पाकिस्तान के उन अदारों के खिलाफ के जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जामन है, उनके खिलाफ जब जद्दोजहद शुरू की, हमने शुरू में समझाया। MPA थे, 62-63 आर्टिकल की ऑब्लिगेशंस थी कि नहीं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता धीमे दामे दरमे सुखने पार्टी के अंदर। तो जब समझाना शुरू किया इन्होंने, पार्टी से हमें कोर कमेटियों से निकालना शुरू कर दिया, लीडरशिप की जनाब लाइन से निकालना शुरू कर दिया। होते होते फिर जब खुला के टकराव वाली पॉलिसी रखी तो भाई हमारा तो ब्लड ग्रुप है P पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव। अच्छा, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आँख का तारा प्यार साहब, आपको पाकिस्तान। क्या लगता है ये टिल्ट तो आया जब क्यों? ये सारी चीज़ें हुई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो भाई हम नहीं हजम कर सकते थे। ये मैं नहीं हजम कर सकता। मैंने 17 साल PTI के प्लेटफॉर्म पे जनाब राना सनाउल्लाह से लेके, नवाज शरीफ से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, आसिफ जरदारी से लेके, पीपल्स पार्टी से लेके, मौलाना फजल रहमान से लेके, MQM से लेके, इल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मीडिया में 2013, 14, 15, 16 किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि टॉक शो के अंदर जाना कोई बात कर सके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। फैयाजुल हसन चौहान PTI के प्लेटफॉर्म से जाके जनाब डंके की चोट पे जाओ पाकिस्तान की खातिर उस गैंडा स्वामी के खिलाफ भी बात करता था। ठीक है ना जी। हमने हर किस्म की दुश्मनी मोल ली, अपनी रियासत और धरती माँ की दुश्मनी तो नहीं मोल ले सकते ना। तो जब वो दुश्मनी मोल उन्होंने ली, हमने छोड़ दिया। मैं आपका नैरेटिव समझती हूँ, लेकिन हाँ। ये टिल्ट आया तो क्यों आया? यार देखो, टिल्ट चीज़ें भुगती ना 1 साल भुगती चीज़ें।
मुसलसल भुगती, देखते रहे, समझाते रहे। आपने फ़ौज को गद्दार कहना शुरू किया, न्यूट्रल कहना शुरू किया, मीर जाफ़र कहना शुरू किया, मीर सादक कहना शुरू किया, डर्टी हैरी कहना शुरू किया, कातिल कहना शुरू किया, समझाया ना करो ना करो ना करो ना करो। फिर एंड में 9 मई हुआ। 9 मई के बाद 12 मई को जब कायदे नकामे बगावत बाहर आए और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने अपनी जनाब नैब की मर्सिडीज़ भेज के उनको बुलवाया और अपनी इस अंदाज से इस्तकबाल किया, ये आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी वाला माहौल बनाया हुआ था। ठीक है जी, अदलिया ने वो जनाब वहाँ से रिहा होके आए, रिहा होके आने का उनका स्टाइल, और सारी दुनिया ने देखा था क्या आकड़ थी, क्या तकब्बुर था, क्या गुरूर था, क्या रऊनत थी। वापस आके पहली मीटिंग रखी जनाब 14 तारीख को। अच्छा, 12 तारीख को रहा हुए, 12 मई को, 14 तारीख को पहली मीटिंग लीडरशिप की, जूम मीटिंग जिसका आप हवाला देते हैं। जूम मीटिंग। उसमें जनाब मैं था, शिबली फराज था, आपका तैमूर झगड़ा था, आतिफ खान था, ये सारे लोग थे। ये तो नए नए जितने जो ना ये चले चांटे हैं, ये तो साल की पैदावार है। अभी उस मीटिंग के अंदर एक बात की उन्होंने, वो बड़ी अलार्मिंग थी। क्या? मैंने वहीं से तय कर लिया था कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने छुट्टी पे जा रहा हूँ। नहीं, छुट्टी पे नहीं। मैंने कहा यार छोड़ो, निकलो यहाँ से, ये तो हम कहाँ हमें इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इन्होंने तैमूर झगड़ा और आतिफ खान को मुखातिब करके कहा कि हाँ तैमूर, आतिफ, आज अभी तुमने ट्वीट करना है और तमाम KPK की लीडरशिप को कहना है कि अपने ट्वीट करें कि कल से मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने हैं। यार ना लेना ना देना। अभी 9 मई की जैसे सहर से, गम से, ना कौम बाहर आई, ना PTI के कारकुनान बाहर आए। तुम KPK के अंदर मौलाना फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे, इसका क्या मतलब था? आप बड़ी बात कर रहे हैं और अभी जो सेटलमेंट हो रही है ना, ये बहुत बड़ी दरार बन जाएगी आपकी इस बात के बाद। दरार को छोड़े, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूँ। दोनों को लो, तैमूर झगड़ा को, आतिफ खान को, कि कुरान पे हलफ दे के कहें कि 14 तारीख की मीटिंग को ये उससे बात, अच्छा ये बात कही ना, उनके तो पांव तले जमीन निकल गई ना पहले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था डायरेक्ट दंगा फसाद, डायरेक्ट खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर और KPK के अंदर गली मोहल्लों में। अच्छा, मैं अपने तजर्बे की बात आपको बता दूं। पाकिस्तान के अंदर जितने मजहबी फ़िरके हैं ना, इस्लामी फ़िरके, उनमें सबसे ज़्यादा पीसफुल, ठंडे दिल दिमाग की जो फ़िरका है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र है। अच्छा, अगर आप बरेलवी मकतब फ़िक्र के किसी मदरसे के बाहर जाके भी अगर कोई उनका अपोनेंट मुजाहरा करे ना, तो वो उन मुजाहिरीन को अपनी टांगों पे सवार वापस नहीं जाने देंगे। कुजा ये कि देवबंद मकतबा फ़िक्र के जो सबसे ज़्यादा मिलिटेंट भी है और एग्रेसिव भी है इस खिते में, अच्छा, उसके मदरसों के बाहर तुम अपने वर्कर्स को कहते हो कि अपने मोहल्ले के अंदर जो आपका मदरसा है मौलवी फजल रहमान का और देवबंद का, उसके सामने मुजाहरा करो। इसका साफ मतलब ये था कि खाना जंगी करवाना। और वो क्यों? तसल्ली से सुनिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव इजराइल और इसराइली मोसाद और इंडियन रॉ की तरफ से और मुल्क दुश्मन एजेंसियों की तरफ से इनको मिला था फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत, जनरल आसिम मनीर के ख़िलाफ़ बगावत, फ़ौज के अंदर रिफ्ट। 9 मई को वो इन्होंने करने की कोशिश की। 9 मई के बाद जब ये 12 मई को रिहा हुए, इन्हें समझ आ गई कि मेरे जो पीछे वाले साई है ना, वो बड़े मजबूत हैं। अच्छा, उन्हें एतमाद आ गया कि वाकई जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और ये जितनी एजेंसियाँ हैं गैर मुल्की, ये अगर मुझे सपोर्ट कर रही हैं तो वाकई इनका हाथ मजबूत है। पाकिस्तान के हर शोबे में इनके बंदे बैठे हुए हैं। तभी मैं 12 मई को बड़ी शान के साथ सब कुछ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारतगरी करा के 300 से ज़ायद जगहों पे सारी ये मार धाड़ करवा के, शहदा की इज़्ज़तों का जनाजा निकलवा के, फिर भी मैं बाइज़्ज़त तौर पे मर्सिडीज़ पे बैठ के पूरी शान से आया हूँ। अगली पॉलिसी उसको ये दी गई कि अब तुमने पूरे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत के नाम पे, मज़हब के नाम पे अपने मुखालिफ अपोनेंट के साथ झगड़ा करके तुमने कत्लो गारतगरी और दंगा फसाद कराना है। ठीक है। उसके लिए मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे की इसने जनाब, वो दोनों तो आयमा शाही की, मैंने फ़ौरन हाथ किया। मैंने कहा
खान साहब एक मिनट मुझे बात करने दें। अच्छा। मुझे पिछले 8 माह से ये साहब बहादुर मीटिंग्स के अंदर अगर मैं बैठा भी हूँ या जूम मीटिंग हुई मुझे बात नहीं करने देते, तो उन्हें पता था ये ऐसी बात करेगा ये लोगों के ज़हन ख़राब करेगा। अच्छा। इन्होंने मुझे नहीं बात करने दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा। जब नहीं करने दी ना, मैंने वहीं से जूम मीटिंग में मैं निकला हूँ, ऑन ओथ कह रहा हूँ, ऑन ओथ। अच्छा। मैंने मीटिंग से निकला, मैंने साथ ही जनाब अपने मीडिया की सारी टीम को जनाब मैंने कहा मैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे पता प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी करने देनी है इन्होंने, वो तो ढूंढते फिर रहे हैं जना। मैंने कहा जी मैं गिरफ्तारी दूँ, मैं जाऊँ जेल में, यार ये क्या क्या करवाएगा हमसे। कल फौज के ख़िलाफ़ 9 मई का इतना अभी तक दिमाग माउफ हुआ है कि ये हुआ क्या है। अब तुम जनाब मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर कत्लो गारतगरी करवाओगे। ऐसा हाँ, ये सारी बातें हो गई पुरानी। अब मुझे ये बताएं कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान ऐसा लगता है कहीं सुर होने लगी है और ये इत्तेफाक हो जाएगा। वो टूट गया है। मौलवी फजल रहमान इनको, मौलाना फजल रहमान साहब इनको बेच के खा जाए और बेच के खा भी गए हैं। यानी अपना थूका चाटा है ना। अब महमूद खान अचकज़ई हम आई विटनेस हैं, मैं आई विटनेस क्या हूँ, पूरी दुनिया आई विटनेस है कि जलसों के ऊपर चादर लेके किस तरह बानी तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई का मजाक उड़ाते थे। अच्छा। हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि ये गद्दार है, हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाता, हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि इसका बाप अब्दुल-समद अचकज़ई बलोची गांधी था। ठीक है। हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि तहरीक पाकिस्तान की इसने मुखालफत की थी इसके बाप ने। हमें मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि ये अफ़गानिस्तान के साथ मिल के जनाब सूबा अफ़गानिया बनाना चाहता है। इन्हीं बानी तहरीक इंसाफ ने हमें बताया, और फिर आप जनाब उसको अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं। अब आप उसके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? कि अब आप खुल खुला के उसी इजराइल और उसी इंडिया के एजेंडे पे आ गए हैं जिसके ऊपर वो पिछले 70 साल से काम कर रहा था। अब आप दोनों का एजेंडा जो है ना बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया और आप एक्सपोज हो गए। एक तो ये, दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब, क्या मनीज़ आपसे ढका छुपा है मौलाना फजल रहमान साहब की क्या क्या मिट्टी प्लीज जना बानी तहरीक इंसाफ। हुकूमतें उलटाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। पीडीएम नहीं, मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ का आपसे पूछ रहा हूँ जी कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था। सर, ये तो हर पार्टी में इसी तरह से सूरत ठीक है ना, सब एक जैसे तो भाई अब आप उनकी गोद में बैठ के, उनकी चरणों पे बैठ के अब आप फौज के खिलाफ नफरत की तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसने भी शटअप कॉल दे दी। क्या उसने खान साहब मिलना चाहते हैं इस वक्त आसिम मुनीर साहब से? वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है। 9 मई को 12 मई को वापस आए, 12 मई से लेके 5 अगस्त 3 महीने बनते हैं। 3 महीनों में हर रोज़ रात को 10 बजे बैठ के वो जो यूट्यूब का तकरीर किया करते थे, हाथ जोड़ के कहते था खुदा का वास्ता कोई मुझसे आके मिले, कोई मुझसे मिले, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं निगोशिएट करना चाहता हूँ, मैं टेबल टॉक करना चाहता हूँ। और अभी भी पिछले 8-9 महीने से जेल के अंदर यही कह रहे हैं। कहते हैं, लेकिन फयाज साहब उसके साथ एक बात अटैच कर देते हैं कि पहले हमारे कायद की रिहाई हो और फिर जो हमारे जितने आपने सियासी कैदी बनाए हैं उनको रिहा किया जाए। क्या ये ख्वाब पूरा होगा? और नहीं मनीज़े, आप गलत तरीके से उनकी चीज़ों को पोर्ट्रेट कर रही हो। वो ये नहीं कहते, वो तो कहते हैं भाईजान मुझे रिहा करो। आपको याद है इन्होंने कहा था कि मैं इतना मजबूत आदमी हूँ, जलसे में कहा था, भरे जलसे में, मैं इतना मजबूत आदमी हूँ कि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझे जहन्नम में भी फेंक दिया तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तालियां हुआ था ना, खुदा हुआ था ना, बचा के रखे इतने बड़े अल्फाज और बोल बोलने से। लोगों ने तालियां मारी, इनका सीना चौड़ा हुआ था ना उस वक्त। अब जेल की गर्मी से बचने के लिए कहते हैं मैं भूख हड़ताल करूंगा। जहन्नम की गर्मी से तो आप कहते थे कि मैं इतना मजबूत हूं कि अल्लाह पाक मुझे जहन्नम की गर्मी भी देगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो जेल की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जेल की बात आपने छेड़ी फयाज साहब, आप मुझे ये बताएं, आप वजीर जेल खाना जात रहे हैं, क्या आप उस जगह पर गए हैं जहाँ पर अभी उन्हें रखा हुआ है? हाय, मैंने 5 दफ़ा जेल काटी है ज़िंदगी में और 2 दफ़ा इसी साहब बहादुर की सरसदके की वजह से काटी है। जो हमने जेल काटी है ना, उतनी ये 2 दिन काट लेना तो ये मैं ठोडी पे हाथ फेर के, जैसा ये ठोडी पे हाथ फेर के कहता था ना कि नवाज शरीफ की एसी उतरवा दूंगा, ये मैं ठोडी पे हाथ फेर के कह रहा हूँ 2 दिन से ज़्यादा वो जेल काटते जो फयाजुल हसन चौहान ने दूसरी दफ़ा काटी। कहते हैं 15 मई से लेके 22 मई तक। तो मैं इनको मान जाऊँ सर, ये एक मिनट सुन लो, ये VIP है ना जेल काट रहे हैं। यानी जो पीटीआई के फॉलोअर्स कहते हैं कि काल कोठरी में बंद किया हुआ है, ये सब झूठ है? भाई मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूँ,
ये एक बैरक है, पूरी बैरक के अंदर कमरे होते हैं। ये 8 कमरों की एक बैरक है जिसमें 4 कमरे इधर हैं, 4 कमरे इधर हैं। बीच में गैलरी होती है कम से कम 20 फुट चौड़ी, 20 से 30 फुट चौड़ी। पूरी की पूरी बैरक इनके लिए खाली कर दी गई है। हमने एक बैरक में जिसमें बिच्छू भी थे, जिसमें तंबुड़ियाँ भी थीं, जिसमें तुझे हंसी आ रही है जरा, सानू राती मर्द जैसा तो जरा नींद नहीं आती सी। तंबूड़ी क्या होती है? तंबुड़ी आपने शायद पंजाबी में बोला है। तंबुड़ी उर्दू में किसको कहते हैं यार? पेड़ तंबुड़ी है। आज आपको भी हंसी आ रही है। रात को तंबुड़ी, छिपकली, ठीक है जी। हाँ। मई का महीना, सख्त गर्मी, बांके दिहाड़े, ठीक है जी। जी। मैं वजीर जेल खाना जात था। मैंने पूरे पंजाब के अंदर गद्दे और तकिए मैंने अलाउ कराए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा। मुझे ही जनाब ना तकिया था ना गद्दा था। और आपको कंपनी तो चलने दी ना? और कंपनी नहीं तंबुड़ियाँ दी। खाने में क्या मिलता था? खाने में सवा खाने में सवा से भी बदतर चीज, ये देसी मुर्गी, देसी कुक्कड़, देसी दुम्बे, देसी वो घ्यू। मुसर्रत जमशेद चीमा तो कहती हैं कि खाने का मेन्यू होता है, लिस्ट आती है। और खान साहब को तो एक दिन मटन भी मिलता है, चिकन भी और मिलता है, सर दही भी एक मिलती दिन है। नहीं मटन मिलता, हर रोज ईद है और हर रात शब बारात है। अच्छा। और ये जितनी इनको फैसिलिटीज मिली हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सर सदके, ये सारी की सारी, अब तो वो सदके भी गए। ये सारी की सारी जेल मैनुअल के से अबव है। अब तो वो सदके भी गए। जेल मैनुअल और जेल रूल से अबव है ये जितनी फैसिलिटीज मिली हैं। झूठ बोलते हैं। जहन्नुम की गर्मी के बर्दाश्त करने के दावेदार जेल की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। फयाज साहब, अगर हम इससे भी पीछे जाएं तो आपने नवाज शरीफ साहब की क़ैद भी देखी है, मरियम नवाज साहिबा की क़ैद भी देखी है और खान साहब की भी देखी है। तो सबसे ज़्यादा तंगी वाला वक्त किसने गुजारा होगा? नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब को बहुत देर बाद जाके एसी उस वक्त मिला था कि क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे और डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि ये हार्ट पेशेंट है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना जुलाई अगस्त सितंबर की गर्मी में इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर उनको कहीं जाके बहुत बाद में उनको एसी मिला। लेकिन ये वाली लग्जरीज नहीं थी, ये 6 कमरों वाली एक्सरसाइज मशीन, एक्सरसाइज की जनाब साइकिलिंग मशीन, फिर उसके बाद जनाब आपको हर किस्म का खाना पीना की फैसिलिटी वो नहीं थी। लाडलों वाला सलूक किसके साथ हो रहा है? वो तो ऑब्वियसली बानी तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है ना। अच्छा। सर ये बताएं कि आपने इनकी पार्टी में सर्व किया है, आपने कई आपके ओहदे भी तब्दील हुए और उसमें आपने उस्मान बुज़दार की तर्जुमानी भी की, तो वो आपको कैसा लगा कि उस यार बुज़दार साहब ना मेरी शख्स की तर्जुमानी करना? बुज़दार साहब शरीफ आदमी है, मेरी कल भी उनसे बात हुई फ़ोन पे। देखो मैंने उनको मुंह पे भी ये कहा, आज से कोई 6 महीने पहले उनके कॉल आई, मैंने उनके मुंह पे कहा, मैंने कहा साईं आपको जो वज़ारत आला दी गई थी आपके साथ ज़्यादती थी। अच्छा। मैंने मुंह पे कहा। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं था, पहली दफ़ा MPA बने, सादा तबीयत के मालिक थे, बहुत ज़्यादा शार्प या तेज़, उस सराइकी एक हद तक शार्प होता है, वो अपनी ज़ात की हद तक होता है। ओवरऑल जो है ना वो खुद बुज़दार साहब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थे। लेकिन मसला क्या था? मसला ये है कि बानी तहरीक इंसाफ उनकी नेचर है कि वो कमज़ोर लोगों को आगे लेके आते हैं। ये मेरा 17 साल का तजर्बा है। बड़े अच्छे अच्छे इनके पास MPAs मौजूद थे कि जिनको ये वज़ीर आला बना के ये एक तारीख़ रकम कर सकते थे परफॉर्मेंस की, पर इन्होंने नहीं किया। अच्छा। वो सादा तबीयत थी, उनको जनाब बुशरा बीबी ने दबा के रखना था, अपनी मर्ज़ी से चलाना था, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने थे, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, इंतज़ामिया, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की और फिर 100 और मसले मसाइल। तो बुज़दार साहब के साथ ज़्यादती हुई थी।
बुशरा बीबी की तरफ भी आऊँगी, लेकिन आपके जो ओहदे इतने बदले गए, आपकी किस्मत आप पर मेहरबान थी या फिर आपकी दुश्मनी ज़्यादा तगड़ी थी? मुनीज़े, मैं अपने मुतल्लिक़ एक तबसरा करता हूँ, कोई कहता है यार तेरी शख्सियत, तो मैं कहता हूँ मेरी शख्सियत 3 अल्फाज के ऊपर है: दबंग, मलंग, दुनिया से दिल तंग। ये मेरी पर्सनैलिटी है। मैं दबंग सा आदमी हूँ, फ्रंट फुट पे खेलने वाला आदमी हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। सही। मेरी ज़बान, मेरा दिल और मेरा दिमाग ये इकट्ठे चलते हैं, मुनाफिक नहीं हूँ। तो जब मैं फ्रंट फुट पे खेलता हूँ तो फिर पॉपुलैरिटी और शोहरत भी आती है हर तरह से, कभी इस अंदाज से आ जाएगी, कभी उस अंदाज से आ जाएगी। किसी के लिए हीरो के तौर पे मैं मशहूर नज़र आऊँगा, किसी के विलन के तौर पे मशहूर नज़र आऊँगा, तो फिर जेलसी भी आ जाती है। ठीक। तो वो जेलसी आती थी, टांगे खींचने वाले। और एक मेरी बड़ी पैड़ी नेचर है, जी। मैं अपने इमीडिएट बास के अलावा दाएं बाएं के बास को मैं जूती की नोक पे नहीं लिखता। ये मेरा बचपन से किस-किस को रखा था आपने जूती की नोक पर? मैं एक बंदे को, जो मेरा इमीडिएट बास होगा। नहीं, उसके अलावा कितने थे जो आपके भाई दुश्मन थे? इमीडिएट बास मेरा सीएम बुज़दार था और ऊपर बानी तहरीक इंसाफ। मेरी बला से बाकी दाएं बाएं किड़ा लीडर ते किड़ा नन्हे खान ते किड़ा फन्ने खान ते किड़ा बानी तहरीक इंसाफ दे सब तो नेड़े ते किड़ा तहरीक इंसाफ बानी तहरीक इंसाफ दे सिर ते नाच रहा है ते किड़ा उन्होंने झोली च बैठा है ते किड़ा उन्होंने चरना च बैठा है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। सानू हैगा ना, सानू तो दसो। मुझे नहीं हुआ ना। जब नहीं होता ना, फिर वो सारे के सारे जो है ना वो फिर साजिशें करते हैं। क्या वो अभी भी साथ हैं या भाग गए? सब सारे भागे हैं यार, सारे भागे हैं। अब भागने के बाद वो कहते हैं ना, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। मुनाफिकत का अंदाज़ा देखें। छोड़ के भी इनमें से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट के ज़रिए से, मीटिंग्स में आके अब इतने कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं कि इनको नज़र आ रहा है शायद दोबारा बानी तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ने वज़ीर आज़म बनना आ रहा है। किसको लग रहा है? लग रहा है ना, वो फवाद चौधरी से लेके, अली जैदी से लेके, वो इमरान इस्माइल से लेके, इस तरह के और बड़े लोग हैं। लग रहा है इन्हें महसूस हो रहा है। नाम है जो आईपीपी में गए थे। हाँ, जो आईपीपी में गए थे। ठीक है ना, इमरान इस्माइल हो गए, फवाद चौधरी हो चेहरा गए, छुपाते फिर रहे थे कोई मुसर्रत साहिबा हो गई। हाँ, तो अब वो वापसी पे आने को बेताब। यार खुदा का खौफ खाओ। कमेटी बनाई है खान साहब ने 7 रुकनी। वो कमेटी ये फैसला करेगी कि कौन वापस आएगा पीटीआई में। और भाई कमेटी बनाओ कि बानी तहरीक इंसाफ किस तरह बाहर आएगा। फवाद चौधरी की मैं इस बात के ऊपर कम से कम राजी हूं कि वो ये कहता है कि इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि तुमने निकालना किस तरह, निकालना पॉलिटिकल मूवमेंट से है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो वकला हैं ये चाहते नहीं खान साहब बाहर आए। यार उनके बस की बात नहीं है। पॉलिटिकल विजडम चाहिए। पहला पॉलिटिकल विजडम क्या था जिसमें ये बाहर ला सकते थे? तुम्हें 8 फरवरी को मैंडेट मिल गया 80 सीटों का, तुम लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जनाब सामने आ गए। ना जाते सुने एक मिनट तसली सुना, बीच में ना टोकना मुझे। ये पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करते। मैंने उस वक्त वीलॉग भी किया, मैंने ट्वीट भी किए। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर भी बानी तहरीक इंसाफ में पॉलिटिकल विजडम हो या उनकी पीछे टीम को, तुम जनाब जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलते, तुम अपनी हुकूमत बनाते। इनका राइट था ये अपनी हुकूमत बनाते। अपनी हुकूमत बनाने के बाद फिर आप पॉलिटिकली चीज़ों को आगे लेके जाते और बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए एक पूरी मैनेजमेंट करते और एक पूरा फार्मूला बनाते और एक पूरी तहरीक और इक्वेशन क्रिएट करते। फवाद चौधरी भी आजकल यही बात कर रहे हैं। उसकी इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मानता हूँ उसकी बात ठीक है। इधर किसी को पता ही नहीं है। विले, नकम्मे, नखट्टू, सारे शिकारी और नौसरबाज इकट्ठे हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब से लेके जनाब और जितने नाम है, और तुम्हारा ताल्लुक ही क्या पीटीआई से? तुमने देख लिया कि अब पॉपुलैरिटी मिल गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सरसद के, बैरूनी एजेंसियों की मेहनत से पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को, चलो ये इलेक्शन जीत जाएगी, भाग के आ गए और आए भी नहीं। जरदारी साहब ने ठुड्डा मार के निकाला बाहर, वो भी आ गए। अच्छा। कुछ दूसरे तीसरे आ गए। ये सारे शिकारी, इन्होंने एमएनए एमपी की सीटें लेनी थी, बात वो करने ले की ली। इजाजत है सर? हाँ, आप करें सर, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी कोई अच्छी सुर नहीं है, आपस में अख्तलाफात हैं। आप बजट वाली सूरत हाल पे ही देख लें तो लगता है आपको कि ये दोनों राहें जुदा कर सकते हैं और कहीं पीटीआई के लिए कोई नहीं राय जुदा गुड लक हो करेंगे। सकती है? अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे। नहीं, अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे। आपने बुशरा बीबी का भी हवाला दिया था, उस तरफ भी आती हूँ। आप मुझे बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है कि खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाने में उनका हाथ है? ओ यार खुदा का वास्ता है, यार खुदा का वास्ता है। कोई इंसान
अपने ईमान को अकीदा रखता है, तुमने दरबार में जाके कब्र के सामने झुक के जनाब तुम सजदा कर रहे हो। हाँ, मैंने 2015 के अंदर NH56 जहाँ से ये MNA थे मुझे इंचार्ज बनाया, बानी तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शन के टिकट तकसीम करने पे मैंने पूरी दयानतदारी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, मैंने टिकट तकसीम किए। वो शेख रशीद साहब की मर्ज़ी के नहीं थे, शेख रशीद साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया मैंने टिकट बेचे हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे पार्टी से इस तरह करके निकाल दिया 2015 में। मुझे किसी से मिलने भी नहीं दिया, ना खुद मुलाकात करते थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की, इनको भेजी थी, जो बड़ी वायरल हुई थी। मैंने कुरान पे हलफ दे के कहा था कि मैंने अगर टिकट बेचना तो दूर की बात, मैंने सोचा भी हो तो अल्लाह ताला ना मुझे ईमान की मौत दे। और मैंने अपने जनाब ख़ानदान की जनाब का भी मैंने हलफ दिया था कि जनाब ये चीज़। तो मुझे इस पर बताऊँ क्या जवाब दिया था बानी तहरीक इंसान ने? यार मैं किसी मज़हब शज़ब को और किसी जनाब ये इस तरह की इखलाकी बातों को और कुरान पाक को और इन चीज़ों को मैं सियासत में नहीं मानता, लेकिन वजारत उज़्मा की लालच में तुम कब्र के सामने जाके सजदा किया तुमने। उस दिन खुदा की कसम मैं कह के मार के हंस रहा था कि यार देखो फयाज चौहान को 2015 5 नवंबर को नईमुल हक साहब के ज़रिए से क्या मैसेज इसने मुझे दिया था कि मैं सियासत के अंदर ये कुरान पाक, ये हलफ, ये अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बातें मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और कब्र के सामने जाके तुम झुक गए, कब्र के सामने झुक गए, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय। और तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत के फैसले ज़मीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं, और अल्लाह की ज़ात नीयतों को देख के फैसले करता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत के अमलों की बुनियाद पे नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ का ना एतकाद, ना ईमान, ना अकीदा, ना दुनिया की तालीम, ना दीन की तालीम, इस बारे फारिग पैदल। इस बारे में क्या कहेंगे? वो जो 17 ग्रेड की ऑफिसर जिनका नाम अफशान लतीफ़ है, उन्होंने इंकशाफ किया था कि बुशरा बीबी नौजवान लड़कियों को जादू के लिए इस्तेमाल करती हैं। यार इस पर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। देखो मैंने इद्दत के केस के ऊपर भी पिछले 1.25 साल में कोई ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। और इसी तरीके से मैं ज़ाती नहीं, मैं इनकी वो पॉलिटिकल, सोशल, इंतज़ामी, नज़रियाती ब्लंडर्स के ऊपर बात करूँगा कि जिससे मेरी रियासत को और मेरी धरती माँ को नुकसान हुआ है, मैं उन पर बात। फयाज साहब, जहाँ बात का जवाब ना आए उसका जवाब फिर सहाफ़ी खुद ही समझ लेते हैं कि क्या है। हम वो समझ लें जो आप नहीं कहना चाह रहे। छोड़ दो, मैं इस पर क्या बात करूँ, छोड़। जो चीज़ प्रूव, मेरी एक नेचर है मनीज़, मैं जनाब कभी भी अथेंटिक बात अगर ना हो और जिसको मैंने खुद वेरीफाई ना किया हो, क्रॉस वेरिफिकेशन भी ना की हो, मैं वो ना लिखता हूँ ना मैं वो आगे बयान करता हूँ। सर फिर इस बात का क्या सबूत है जो आप कह रहे थे कि वर्ल्ड कप 1992 में जो बारिश हुई वो करवाई गई मसनूई, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत भी तसल्ली से सुन लें। जी, तत्ते तवे पे बैठी हुई है पूरी तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ। असल मसला तो क्या है, अब ये सवाल का जवाब बड़ी तसल्ली से सुनना है, खामोशी से, इस तरह हाथ जोड़ के ना, अदब से, जो है मुअद्दब हो ना, गए, हाँ सर बताएं। बिल्कुल बोलना नहीं है बीच में। हमें 35 साल पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को समझाया गया, बतलाया गया, उनके जहनों में डाला गया कि 1992 का बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाहिद एक फ़र्द की मरहून मिन्नत है, उसकी जीत, पाकिस्तान की जीत। और वो अगर ना होता तो पाकिस्तान उल्टा लटक जाता, 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था। ये आपने भी यही सुना है ना? जी। फिर सोने पे सुहागा, उसके ऊपर ऐड ये किया गया, अब क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जीत के दिया है, अपनी अनथक मेहनत और अपनी कमाल बैटिंग, कमाल फील्डिंग, कमाल बॉलिंग, कमाल हिकमत अमली की बुनियाद पे अब वो साबित हो गया है कि वो ता-क़यामत एक इंतहाई अच्छा इंसान भी है, वो ता-क़यामत एक अच्छा सियासतदान भी है, वो ता-क़यामत एक अच्छा हुक्मरान भी है। और पूरी पाकिस्तानी कौम का ये कानूनी, आइनी, इखलाकी, इंसानी, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, मॉरल और रिलीजियस फ़र्ज़ बनता है कि अब वो पूरी ज़िंदगी उसकी पूजा करे, प्रस्तिश करे और उसको माने और उसको जाने और उसको पहचाने और उसको गर्दाने। यही है ना, यही पिक्चर है ना, यही है ना। अच्छा फिर होता क्या था, टॉक शोज़ में जाओ, अब मैं 1.25 साल से इसको बेनकाब कर रहा हूँ, वो सिलसिला फैज़िया से मुस्तफ़ीद हुए हुए जो एंकर, तजिया निगार, मेल फीमेल भर्ती किए हुए थे पिछले 5 साल के टेन्योर में इनकी हुकूमत के,
आंखों में आंसू ला के, यार देखिए आपने उसको बंद कर दिया जिसने वर्ल्ड कप जीत के दिया, यार आपने उसको पाबंदी से हासिल कर दिया जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया। तो मैंने कहा हुण आयो फिर तो मैं वर्ल्ड कप की सारी कट्ठा छट्ठा भी खोल के दस दिया। अच्छा, मैंने 10 के दिन रिसर्च की इसके ऊपर, ठीक है। उस पर फिर मैंने एक ट्वीट किया, मजमून किया, आजकल ताज़ा मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया नई बात अखबार में, उसमें मैंने आर्टिकल भी, और मैंने एक पॉडकास्ट कर लिया, उसमें मैंने डिटेल बयान की। अब आपने पूछा है तो तसल्ली से सुन लो जी। डिटेल, फैक्ट एंड फिगर्स, सबूत। सबूत बताता हूँ। एक बात अपने ज़हन में रख लो कि 39 मैच थे वर्ल्ड कप 92 के, 36 पोल मैच थे, 2 सेमीफाइनल थे और 1 फाइनल था। ठीक। 39 में से सिर्फ 2 मैचेस के अंदर बारिश हुई और ड्रॉ हुए। अच्छा, पहला इंग्लैंड का और पाकिस्तान का था, फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा श्रीलंका और इंडिया के मैच में बारिश हुई। ठीक ठीक है। है। सारी दुनिया को पता है कि पहले 4 या 5 मैचेस में से हम 2 हार गए थे, 1 जीते थे, और हम आउट होने लगे थे अच्छा, जनाब वर्ल्ड कप से। ये बात होगी। अब ज़रा दूसरी चीज़ लेंगे, मैं आपके सामने डॉट्स लगा रहा हूँ, उसकी तस्वीर पूरी आपने बना लेनी है, सुनने वाला ने भी बना लेनी है। आज से 15 दिन पहले मोहसिन जुगनू को इंटरव्यू देते हुए हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो 1992 से लेके 2007 तक इनकी सियासत और इनकी माशरत के इनके जनाब हम नवाला और हम प्याला थे, और इनके जनाब करीबी साथी और कज़न और बहनोई थे, जी। उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि 92 में वो क्रिस्टीना का जना काबा नाम था या क्रिस्टीना क्या उसका नाम था, जिसके हवाले से बड़ा दावा करती है तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ के मेरे इखलाक और किरदार और बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक और किरदार की वजह से वो लड़की मुसलमान हुई थी, जर्मन औरत। अच्छा, वो कहानी क्या थी? वो कहानी ये थी कि वो उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, बानी तहरीक इंसाफ का। उस अफेयर की वजह से शादी किया, उनको लारा लगाया हुआ था, वो मुसलमान हुई, अच्छा, मुसलमान हो गई। 92 का वक्त है ये। लेकिन उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ की गोल्ड स्मिथ ख़ानदान के साथ मामलात ये हो गए, और जमाइमा के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो चुका था 92 में। इन्होंने क्या किया कि वो क्रिस्टीना बाका उसको 92 में ये कहा कि मेरे पीर ने मुझे ये कहा है कि मेरी और तेरी अगर शादी हो गई तो हम दोनों मर जाएंगे। अच्छा। और सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ एक प्ले बॉय थे, अपने मुंह से उन्होंने माना हुआ इंटरव्यूज के अंदर कि मैं प्ले बॉय था, कहते हैं, और उसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं। और अपने मुंह से उनके कई इंटरव्यू है कि मेरा तो अल्लाह पे भी ईमान नहीं था। ये उनके अपने इंटरव्यू है, मैं नहीं कह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। उस वक्त उनकी वो सूरत हाल थी, उनको कहां से पीरी मुरीदी के ऊपर ईमान आ गया था। तो बकौल हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्योंकि गोल्ड स्मिथ खानदान सहूनी खरबपति खानदान से उनके मामला तय हो गए थे, और जमाइमा के साथ मामला मंगनी तकरीबन उनकी हो गई थी, इन्होंने उसको फ्लर्ट किया और बिट्रे किया क्रिस्टीना बाका को, उसको झूठ बोला पीर के नाम पे, और पतली गली से निकल गए। और बारिश सुने ना, अभी आ रहा हूँ, ये डॉट हो गया ना 92 का। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अभी 15 दिन पहले जुगनू मोहसिन का किया। ये आप सुनने वाले सारे अभी चले जाएं यूट्यूब पे निकाल लें। ठीक है। अब इधर ये मामला तय हो चुके थे बानी तहरीक इंसाफ के। क्रिस्टीना को बेवफाई हो चुकी थी, फ्लर्ट हो चुका था, बिट्रे हो चुका था, जमाइमा के साथ मामला स्टार्ट हो चुके थे, गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ चीज़ें सारी फाइनलाइज हो चुकी थी। उसी टाइम वर्ल्ड कप हो रहा था, और यहूदी वो कम्युनिटी है और सहूनियत जो 50 और 100 साल पहले प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर की। ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, ये इल्ज़ामात या कोई मैं कंस्पायरेसी थ्योरी की बातें नहीं कर रहा। उस वक्त उन्होंने इनको तय कर लिया था कि अब फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के अंदर लेके आना है एज अ पॉलिटिकल लीडर, और इनको हमने उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद बनाना है, सिर्फ ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन की एक आयत सिखा के, बस। ना उससे आगे, ना उससे पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना मशरिक ना मगरिब, ना शमाल ना जनूब, ना दीन का पता ना दुनिया का पता। अच्छा, ये चीज़ें हो चुकी थी तय। अब वर्ल्ड कप से आप बाहर जा रहे हैं, मैचों के मैच हार रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर मेरी स्टडी ये है कि उस वक्त, आज तो थर्ड वर्ल्ड के पास भी जाली बारिश और फेक बारिश करवाने का, जल्जले करवाने का, आंधी तूफान सैलाब लाने की टेक्नोलॉजी आ गई है, आ गई है ना, आ गई है। सर उस वक्त आपकी जो यूरोप, अमेरिका और बरतानिया था, उनके पास ये सारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद थी। ठीक है। हुआ ये कि वो जो उनका मोहरा, जिसको वो इस वर्ल्ड कप के जरिए से उन्होंने पॉपुलर करके
और फिर जैक गोल्डस्मिथ और गोल्डस्मिथ ख़ानदान की जो अद्वियात थी उनके टेस्ट करने के लिए, फिर शौकत खानम हस्पताल बनवाने के लिए पहले ये वाली पॉपुलैरिटी दे के वर्ल्ड कप की, उनके लिए एक इशू बन गया था। तो मेरी ज़ाती असेसमेंट और जनाब रिसर्च ये है कि वो वाले मैच में अगर हम हार जाते तो पाकिस्तान ने आउट हो जाना था। सर आपने इस पर किसी से बात की, जमाइमा से या जैक से? सोने तो सही ना। अब ये उस मैच की सूरत हाल क्या थी, 74 रन के ऊपर पूरी पाकिस्तानी टीम आउट हो गई थी। लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, 80% पाकिस्तान की आवाम, उनको तो पता ही नहीं है कि 1992 का वर्ल्ड कप सिगा की हुआ क्या। वो तो सिर्फ देखते हैं, वो एक वीडियो बनाई होती है ना पीटीआई ने, जो हम भी सुन के आओ ना मुझसे लड़ो, ठीक है ना, मैंने देखा है एक ख्वाब, मैं हूं सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद, आओ ना मुझसे लड़ो। और फिर वर्ल्ड कप उठाया, लोग समझते हो ये जीत के लेके आया है, ये ना होता तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ही नहीं जितना सी। बॉलिंग का इसने सारी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग की इसने दी, फील्डिंग की इसने दी, विकेट कीपिंग की इसने दी, हर किस्म की इसने दी। लेकिन सुने ना, बिल्कुल इससे उल्टा है। ये लफ्ज आखिरी वाला हज़फ कर दो। क्या? बिल्कुल इससे उल्टा है। उल्ट के आप ये भी सुन लें, पहले 8 मैचेस पोल मैचेस पाकिस्तान के, सारे नाजरीन सुन लें, परफॉर्मेंस बैटिंग की 2 में जनाब इनकी बारी नहीं आई। क्यों कि सलीम मलिक, इंजमामुल हक और जनाब आपके जावेद मियादाद, इनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी बैटिंग की कि इनकी बारी नहीं आई 2 मैचेस 8 में से। एक में 0, एक में 12, एक में 22, एक में 34, टोटल 8 मैचेस जो पहले जी। और पहले पोल मैचेस में टोटल आप 6 विकेटें, 0-1 0-1 0-1। अच्छा, अब जो 15 के करीब किसी भी टूर्नामेंट के बेस्ट अवार्ड्स होते हैं, और क्रिकेट टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट पार्टनरशिप, फला 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 15, उन 15 में पाकिस्तान के किसी एक रिकॉर्ड भी और कोई एक अवार्ड भी बानी तहरीक इंसाफ के नाम नहीं है। कुछ खिलाड़ी वैसे बड़े खेल के होते हैं। सुने तो सही ना, अगली सुने। फिर उसके बाद किसी एक मैच में भी 8 मैच पोल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 11 मैचेस, एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच जो है ना वो बानी तहरीक इंसाफ नहीं है। और परफॉर्मेंस दिखा के जावेद मियादाद थक गया, इंजमामुल हक थक गया, मुश्ताक अहमद थक गया, सलीम मलिक थक गया, आकिब जावेद थक गया, वसीम अकरम थक गया, उसका तज़किरा ही नहीं। तो मैंने इस वजह से पूरी रिसर्च करके ये बात कही कि खुदा का वास्ता है ये कुड़कुड़ तो ख़त्म कर दो कि बानी तहरीक इंसाफ ने वर्ल्ड कप जीत के दिया, वर्ल्ड कप जावेद मियादाद ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप वसीम अकरम ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप आकिब जावेद ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप इंजमामुल हक ने जीत के दिया, वर्ल्ड कप मुश्ताक अहमद ने जीत के दिया, उस तरह नाम नहीं जिसका नाम ही कोई नहीं है और जिसकी टके आने की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उल्टा नेगेटिव परफॉर्मेंस है। नेगेटिव, जिन आखिरी 3 मैचेस की वजह से पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जाना था, उसमें 0 विकेट 0 रन आउट, 0 विकेट 12 रन, 1 विकेट 22 रन, और उसी मैच के अंदर कोई 80, कोई 70, कोई 90 जावेद मियादाद कर रहा है, इंजमामुल हक कर रहा है, सलीम मलिक कर रहा है, 4-4 3-3 5-5 विकेटें वसीम अकरम ले रहा है, आकिब जावेद ले रहा है। तो भाई मैंने इस वजह से ये सारी रिसर्च की, लेकिन पूरी पीटीआई तत्ते तवे पे बैठी जनाब, तत्ते तवे पे बैठ के मेरी तौबा की जनाब गजल गा रही है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और मुझे प्रोड्यूसर साहब इशारा भी कर रहे हैं, तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।